अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर हाइड्रोकार्बन को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये चैप्टर हमारे पास सिन बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों ही क्लासेस के अंदर देखने को मिलता है, और मैट्रिक क्लास के अंदर भी हमें मिलता है ये फेडरल बोर्ड के अंदर। इंटर में तो मिलता है ये सिन बोर्ड और फेडरल बोर्ड में, लेकिन ये चैप्टर हमारे पास फेडरल बोर्ड में रखा गया मैट्रिक क्लास के अंदर। तो इन तीनों क्लासेस को लेकर चलेंगे आज हम, और हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट चैप्टर जो है हम इंशाल्लाह इस पे वीडियोस को अपलोड करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन में पहले मेंबर अल्केन को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम डिफरेंट दूसरे मेंबर्स को भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन मींस कार्बन। तो H एंड C जिन कंपाउंड्स में होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और इसी के साथ साथ हम उन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन कहाँ से आते हैं, हाइड्रोकार्बन किस तरीके से हम हासिल करते हैं? तो बच्चों जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जमीन के अंदर जब हमारे पेड़ पौधे या कोई जानवर डिकम्पोज हो जाता है, सेडिमेंटेट हो जाता है, तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो फॉसिल फ्यूल जो है बच्चों वो क्रूड ऑयल होते हैं, और वो क्रूड ऑयल को हम हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये पूरी वीडियो मेरी इसमें मौजूद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैट्रिक बोर्ड में, तो उसको मैं लिंक लगा दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के समझ जाएंगे किस तरीके से फॉसिल तैयार होता है। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन में पहला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है एल्केन्स। एल्केन्स आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और एल्केन्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास एल्केन्स को कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड का, एक होता है अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं मौजूद हो। तो ये कहलाता है बच्चों हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नेचर। तो अल्केन्स हमारे पास तमाम ऐसे होंगे जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। सही है, तो इनका जो जनरल फार्मूला होगा, अगर आपने एल्केन को पहचानना है किसी भी एमसीक्यूज में, किसी भी क्वेश्चन में आपने एल्केन्स बनाने हैं, तो आपको उसके जनरल फार्मूला के ऊपर चलना होगा। और उसका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास CnH2n+2 है उसके अंदर जो हमारा मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इससे फॉर एग्जांपल हमें मालूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्केन है या एल्कीन है। सही है, C4H10 एल्केन है या एल्कीन है। तो इसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? पहले एल्केन का फार्मूला रखता हूं मैं, CnH2n+2। ये जो n बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको बता दिया, बेसिक सेंस नहीं बता रहा हूँ। ये n जो दिख रहा है आपको, ये कोई भी जो है वो नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, और इस n की जगह पर बच्चों हमेशा हमें क्या रखना होगा? नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, जितने कार्बन होंगे हमारे पास उतना ही यहाँ पर हमें n रखना होगा, और यहाँ पर भी n रखना होगा। तो रखते हैं पहले मॉलिक्यूल के अंदर हम इसके। तो बच्चों क्या हो जाएगा? C कितने नंबर है कार्बन के? 4 है, तो n की जगह 4 आ गया। फिर H के पास 2 आ गया, फिर n कितने हैं? दोबारा 4 रखेंगे, क्योंकि दोनों n जो है वो कार्बन के नंबर से रखे जाएंगे, और +2 कर देंगे, देखते हैं कितना बनता है। तो ये कार्बन तो 4 ही रहेगा, H 2 4 8 n + 2 10। तो ये हो गया आपके पास कंपाउंड जो कि प्रूव हो गया कि C4H10 जो है वो एक एल्केन है जिसका नाम ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूट में 4 कार्बन है इसके पास से, और n इसमें क्योंकि एल्केन का मेंबर है। इसकी पूरी नोमेनक्लेचर जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ मैट्रिक जो हमारे पास मैट्रिक क्लासेस इन बोर्ड की, उसके लेक्चर्स में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो देखें वहां पर अगर किसी को नोमेनक्लेचर नहीं आती है। अच्छा, आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। बच्चों पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स का मतलब होता है कि ये इनकी लिटिल अफिनिटी, पैरा मींस लिटिल, फिन्स मतलब अफिनिटी, मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, ये इनके पास ज्यादा रिएक्शन होते ही नहीं, ज्यादा रिएक्शन कर ही नहीं सकते हैं, ये बहुत लीस्ट, ये बहुत कम रिएक्शन होते हैं इनके, जो हम देखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है तो डिस्कस के अंदर कि कितने रिएक्शंस है, सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शंस होते हैं एल्केन के, हेलोजिनेशन और कंबस्शन, बस इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं होता एल्केन का, सिर्फ 2 ही रिएक्शन को डिस्कस करना होगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एल्केन्स। और एक और बात, एल्केन्स को बच्चों कहां से लिया जाता है? एल्केन्स जो है वो हमें फैट्स से मिलते हैं, फैट्स से। ठीक है, चर्बियों से हासिल होते हैं एल्केन हमें। ओके, एमसीक्यू आ जाए एल्केन्स कहां से हम ड्राइव कर रहे होते हैं, कहां से ले रहे होते हैं? तो फैट्स से मिलते हैं हमें, एमसीक्यू का हिस्सा है। अच्छा, स्ट्रक्चर पे आता हूं बच्चों। स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फेडरल बोर्ड मैट्रिक क्लास की बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन इंटर की बोर्ड में, इंटर के अंदर जो है वो मौजूद है, दोनों में, सिन बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों में। तो स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों। तो स्ट्रक्चर की बात कर दी मैंने यहाँ पर, तो कार्बन सेंटर एटम है, और सराउंडिंग एटम जो है वो हाइड्रोजन है, और सब में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कह रहे होते हैं बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है।
सही है। 4 सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। एक पहले मेंबर ऑफ अल्केन दैट इज मीथेन की फॉर्मेशन हुई है। मीथेन जो कि एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है और हमारे सबके घरों में इस्तेमाल होती है, सुई गैस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये मैट्रिक वालों के लिए नहीं है बात, ये सिर्फ उनके लिए जो इंटर में है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा शेप इसका क्या है? टेट्राहेड्रल शेप, 4 कोने हैं इसके, 1 2 3 4। और बॉन्ड एंगल क्या है बच्चों इसका? 109.5। ये हम पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी के अंदर, पूरा लेक्चर मेरा मौजूद है इस पे भी। कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास एंगल 109.5 होता है, और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो कम हो जाता है, और sp में उससे कम हो जाता है, ठीक है। तो केन की साइक्लिक, अच्छा अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि अल्केन जो है वो एलिसाइक्लिक तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ वो साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक मतलब क्या बच्चों? कि साइकिल बनाए कंपाउंड, अल्केन का मेंबर और साइकिल की फॉर्मेशन करे, इस तरह से कंपाउंड बना हुआ। ये कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन 1 2 3 4, वो 1 2 3। और अल्केन जो है वो एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं कंपाउंड, तो दोनों ही हो सकते हैं इसके, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो साइक्लिक जो है वो स्टार्ट होता है 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, साइक्लिक से छोटी साइकिल नहीं बन सकती। और जो आपके पास चेन में होंगे एलिसाइक्लिक, वो तो 2 कार्बन की भी बन जाएगी, लाइक ईथेन मीथेन, सही है। तो ये आ गया। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी कम हो जाता है साइकिल के अंदर, ठीक है ना। तो 60 डिग्री जो है वो इसके अंदर मौजूद होगा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, सही है। अच्छा अब आता हूं प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है बच्चों? इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास इसकी हैं कि इट इज नॉन पोलर, पहली बात तो ये आ गई, नॉन पोलर है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही नॉन पोलर है तकरीबन। और लेस डेंस देन वाटर, कम भारी है वाटर से, ठीक है, लेस डेंस है। अब क्यों, वजह क्या है? मास कम है, क्योंकि पानी का मास जो थोड़ा ज्यादा होता है और उसका मास कम होता है। लगा लें आप खुद हिसाब कि कार्बन का 12 मास है, हाइड्रोजन का 4, तो 16 मास हुआ, और पानी का तो 1 मोल का 18 मास होता है, 18 ग्राम। तो इसी वजह से ये लेस डेंस है पानी से। इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि नॉन पोलर है तो पानी के अंदर भी हल नहीं होगा, ठीक है। अनरिएक्टिव टुवर्ड्स आयोनिक कंपाउंड्स, अनरिएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं देता है आयोनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है। क्योंकि नॉन पोलर में हमने खुद कहा कि वे एक पैराफिन से लिटिल अफिनिटी, रिएक्शन कम देता है, अनरिएक्टिव है। अच्छा, गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत जबरदस्त सॉल्वेंट है। हमने बात की थी कि इनसॉल्युबल जो है वो जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सॉल्युबल हो गई। और नॉन पोलर डिसॉल्व, नॉन पोलर ये हम जानते हैं, ये हम 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो हेक्सेन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल, हेक्सेन को इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और या फिर सोयाबीन ऑयल को या कॉटन सीड ऑयल को, तमाम ऑयल्स को जो भी मौजूद है हमारे मिलते हैं हमें, उन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम हेक्सेन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अल्केन है। हेक्सेन 6 कार्बन वाला अल्केन, ठीक है। हेक्स 6 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये आगे बात समझ में सबको, अल्केन्स की स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज। अल्केन में मैंने बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, जनरल फार्मूला CnH2n होगा, इनको पैराफिन्स भी कहा जाएगा। स्ट्रक्चर में मैंने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगा, बॉन्ड एंगल 109.5 होगा, और साइक्लिक भी हो सकते होंगे अल्केन। प्रॉपर्टी में बताया नॉन पोलर है, पानी से हल्के हैं, इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, रिएक्टिव भी नहीं है, आयोनिक कंपाउंड के साथ अनरिएक्टिव है, और सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और हेक्सेन को इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए? अल्केन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब चलेंगे और प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हमने पहले। अब हम 2 हमारे टॉपिक रहते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन और रिएक्शंस। तो अब उसकी जानिब चलते हैं। ओके, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्केन्स की। तो अल्केन्स बच्चों 2 मेथड से तैयार हो सकते हैं, एक है बाय हाइड्रोजिनेशन और दूसरा है बाय रिडक्शन। 2 तरीकों से सवाल करें, 2 तरीकों से बनाएंगे इसको। पहला करते हैं हम हाइड्रोजिनेशन से, ठीक है। ये हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी आप एडिशन करते हैं हाइड्रोजन के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। आइए करते हैं, पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं खाऊंगा CH ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे पास हम सब जानते हैं कि इथाइन होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। इथाइन की हाइड्रोजनेशन की जाएगी पहले, उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। बच्चों कैटालिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जब भी हाइड्रोजनेशन की जाती है तो निकेल इस्तेमाल होता है, सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। एक और भी होता है ना, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं घी के अंदर, तो उसमें भी यही काम होता है, निकेल को इस्तेमाल करते हैं, वो भी हाइड्रोजनेशन होती है और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैं थोड़ा सा बॉन्ड को उसको खोल दूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए।
यहाँ से क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा इथाइन के मॉलिक्यूल के ऊपर, और इथाइन का मॉलिक्यूल जो है बच्चों न्यू ब्रेक होगा, मतलब ये इसका एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा। एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ भी कार्बन के बाद बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर भी कार्बन की बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बन जाएगी, और फिर हमारे पास क्या होगा, वहीं दोनों जगहों पे जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया। सर आप बोलेंगे सर प्रिपरेशन अल्केन की कर रहे हैं, बना अल्कीन लिया, तो बच्चों याद रखिएगा अल्केन जो है वो डायरेक्ट नहीं बन सकते, हमें इथाइन को कन्वर्ट करना होता है इथीन में, फिर इथीन को कन्वर्ट करते हैं अल्केन के अंदर, क्योंकि अल्केन्स मोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में बच्चों क्या होगा, यही चीज हम उठाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजनेशन करवा देंगे इसकी भी, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट दैट इज निकल, एंड द टेम्परेचर विल बी सेम, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाएगा, और हम देखेंगे कि इथीन का ये बॉन्ड भी जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन की बॉन्डिंग एबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ये मैं स्ट्रक्चर नहीं बना के समझा रहा क्योंकि आसान चीज है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया इसका। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये CH2 था, एक और हाइड्रोजन लग गया तो CH3, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड बचा सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन भी जाके लग गया यहाँ पर तो CH3, तो ये एक बन गया हमारे पास इथेन। कहां से, इथाइन से हमने इथेन की फॉर्मेशन की बाय हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया, होपफुली समझ में आया होगा। सेकंड मेथड क्या है बच्चों, वो है रिडक्शन। बाय रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की गेन करवाना है हमने, हाइड्रोजन को गेन करवाना है रिडक्शन में। और रिडक्शन किसकी होती है बच्चों, याद रखना है हमने, अल्काइल हैलाइड्स की, सही है, अल्काइल हैलाइड्स की होती है रिडक्शन। अब व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल कहते हैं बच्चों हम इसको CH CnH3 प्लस N, ठीक है, या इसको इस तरह नहीं बनाते अल्काइल है, इसको इस तरह बनाते हैं CnH2n प्लस 1 प्लस X, ये होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल रेडिकल बनेगा यहाँ से, अब 2 नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन कम होता है अल्काइल रेडिकल में, तो अल्काइल रेडिकल बनेगा यहाँ से और हैलाइड लगेगा, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। आइए बनाते हैं पहले अल्काइल हैलाइड, फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं किस तरह के मामले होते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड बनाते हैं हम, CH3 CH3, इसके 2 बॉन्ड, ये तीसरा, यहाँ से हम बनाएंगे इसका चौथा बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड कार्बन यहाँ से बनाया, एक हाइड्रोजन से बनाया, यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया, तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका नाम होगा आपके पास 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो, क्यों गलती करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो 2 पे क्लोरो है तो 2-क्लोरोप्रोपेन हो गया। 2-क्लोरोप्रोपेन की रिडक्शन कर रहे हैं हम, उसमें हाइड्रोजन गेन करवा रहे हैं, तो रिडक्शन करवाते हैं। अच्छा, अब एक बात में ना थोड़ी सी चेंज आएगी कि हम सिन बोर्ड, जो आपके फेडरल बोर्ड मैट्रिक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस चीज को जो ना वो नोट करते हैं इस तरह से रिडक्शन को, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। उनकी रिडक्शन जो होती है बच्चों किस तरह से होती है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर उनके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं जिंक एंड HCl। सही है, ये फेडरल बोर्ड मैट्रिक क्लास के अंदर मौजूद है, जिंक और HCl। लेकिन अगर बात करूं मैं फेडरल बोर्ड इंटर क्लास और सिंध बोर्ड इंटर क्लास की, तो हमें पता है रिएक्शन में कौन सा हमारे पास डिस्टिंगेंट इस्तेमाल होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सही है, कौन सी कंडीशन में, एसिडिफाइड कंडीशंस के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो फेडरल बोर्ड इंटर क्लास और सिंध बोर्ड इंटर क्लास के लिए, और फेडरल बोर्ड मैट्रिक क्लास के लिए जिंक और HCl। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से पहले क्या होगा, ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की, क्लोरीन यहाँ से टूटेगा, ठीक है, ये क्लोरीन टूट गया यहाँ से, और क्लोरीन टूटने पे क्लोरीन बाहर निकल जाएगा फ्री रेडिकल बनके, और यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है पहले से। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बनते हैं बच्चों, HCl की फॉर्मेशन करते हैं, आपको पता है ये बात पहले से ही। तो यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन को मैं कर देता हूँ, ये हो गया आपके पास CH3 CH। अब ये CH क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा CH जो है वो, अभी Cl हुआ था तो बॉन्ड पूरे थे,
अब Cl निकल गया, बॉन्ड पूरे नहीं बचे, एक बॉन्ड रह जाएगा, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले लेंगे उससे CH2 और फिर यहाँ पर भी CH3 और प्लस में HCl। सही है, HCl। अच्छा यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन है, हमने 2 लगाए तो 2 हो गए, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये कैसे होगा मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसके अंदर। ये फोर्स से ये स्ट्रक्चर का हमारा मॉलिक्यूल का, सही है, एक बॉन्ड, बल्कि एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड इसके बने हुए थे हाइड्रोजन के, सॉरी कार्बन के। हमने क्या किया, हमने यहाँ से वाला बॉन्ड तोड़ दिया, क्लोरीन वाला। सही है, हमने क्लोरीन वाला बॉन्ड तोड़ दिया। क्लोरीन वाला बॉन्ड तोड़ दिया इसका, तो कार्बन के पास एबिलिटी बन गई इसकी बॉन्ड बनाने की, और क्लोरीन शॉर्ट हो गया। अब जो क्लोरीन यहाँ से चला गया, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पड़े जिसे हम नेस्केंट हाइड्रोजन कहते हैं। रिडक्शन में हम नेस्केंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। और तो क्या हुआ, वो नेस्केंट हाइड्रोजन ने क्या किया, वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया और HCl बन गया, ये बना हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन के पास भी एक बॉन्ड रहता था, तो ये हाइड्रोजन दोबारा इसके पास भी गया और उसके साथ भी बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे CH2, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, इसका प्रोपेन का बन गया। इससे 2 क्लोरोप्रोपेन से हमने प्रोपेन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन दिखाई आपको कि एल्काइल हैलाइड में किस तरीके से इस तरह हो सकता है। ठीक है, होपफुली बात समझ आई होगी। आगे तो अब रिएक्शंस करेंगे हम अल्केन्स के, और फिर अपना लेक्चर को एंड करेंगे। तो 2 रिएक्शंस है, हेलोजिनेशन और कंबस्टन रिएक्शन। तो पहला हेलोजिनेशन रिएक्शन है हमारे पास बच्चों। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन इन मॉलिक्यूल, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास ए जो है वो हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन का मतलब मैं आपको बता दिया कि एडिशन ऑफ हेलोजन, किसी भी हेलोजन की एडिशन होगी जब मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो रिएक्शन हेलोजिनेशन कहलाएगा। और जब, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, एल्केन्स जो है वो बहुत कम रिएक्शन देते हैं, और आयोनिक कंपाउंड के साथ तो ये मुकम्मल ही अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ हेलोजेंस के साथ लाइक हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे ही किसके साथ, हेलोजेंस के साथ ये जो है रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एल्केन्स करते हैं किसके साथ बच्चों, हेलोजिनेशन में, किसी भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसी भी एलिमेंट के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब समझना होगा। जितने भी बच्चे फुटबॉल को देखते हैं या पसंद करते हैं, या क्रिकेट जो भी देखते हैं स्टूडेंट्स, जो बच्चे, उन सबको सब्स्टिट्यूट का मतलब अच्छी तरीके से पता होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक शख्स जाएगा, उसकी जगह पर दूसरा बंदा आएगा, एलिमिनेशन नहीं होगी, सिर्फ जगह छोड़ के हो जाएगा। दिखाता हूं किस तरह से, देखें, A प्लस B, A और प्लस B है, और जो है वो यहाँ पर हमने C रख दिया, यहाँ पर हमने C रखा। अब क्या हुआ, अगर C जो है वो B की जगह ले ले और B यहाँ से चला जाए, B यहाँ आ जाए और C A के साथ जो है वो बॉन्ड बना ले, इस रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। C ने B को सब्स्टिट्यूट किया, उसकी जगह से हटाया और खुद उसकी जगह पर आके बैठ गया, ये रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता है क्या, हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होता है बाय एनी हेलोजन, किसी भी हेलोजन से जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। देखते हैं किस तरह से, काफी बड़ा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन जो है आपके पास एल्केन का आता है। और स्टार्ट करता हूं मैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पर जो है वो एक मीथेन मॉलिक्यूल लेते हैं CH4 का, और उसका रिएक्शन करा देते हैं किसी भी हेलोजन से। ये मैं स्ट्रक्चर बना के भी नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो काफी लेंदी हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, मैं खोल के बता दूंगा। CH4 प्लस Cl2, ये रिएक्शन होगा बच्चों पहला, मीथेन का रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, समझा चुका हूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम। सही है, तो इसमें कैटालिस्ट क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है यूवी लाइट, सूरज की रोशनी। अब ये बात याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी में रिएक्शन नहीं करवा सकते आप। डायरेक्ट सूरज की रोशनी में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीन एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। वैसे तो ये क्या है, वैसे खामोश एलिमेंट है, अगर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, डार्क मोड में रखा हुआ है इसको, तो ये रिएक्शन बहुत स्लोली करता है। लेकिन अगर इसको लाइट दे दी जाए और सूरज की रोशनी दे दी जाए इसको, तो ये एक्सप्लोजन कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, बहुत तेज रिएक्शन दे देगा, जिससे
ये टेट्राक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक समझें कि एक्सप्लोजिव केमिकल है। तो ये जो है वो, और कार्सिनोजेनिक केमिकल भी है। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो क्लोरीन ने अगर सूरज की रोशनी में रिएक्शन कर लिया किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकती है। तो वो एक नुकसानदेह अमल होगा, तो इसलिए इसको जो है वो यूवी लाइट के अंदर, आर्टिफिशियल यूवी लाइट के अंदर जो है इसका रिएक्शन हम करवाते हैं हैलोजन्स के साथ, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिल रही होती है इससे, इस वजह से रिएक्शन हम करवाते हैं। तो किस तरह करवाएंगे बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास जो है, मैं अच्छा बना देता हूँ उसका। यहां से क्या होता है कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन को भी खोलना पड़ेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, ये एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान जब भी क्लेवेज होती है, टूटते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, और ऐसे फ्री रेडिकल कन्वर्ट, ऐसी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन, टूटना दो सेम एलिमेंट्स का। और यहाँ से कार्बन भी जो है हाइड्रोजन के साथ अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, और ये भी हमारे पास जो है होमोलाइटिक फिजन ही कहलाएगा, क्योंकि आपका जो ना वो ये क्या है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तकरीबन सेम ही है। हालांकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी जो है क्या है बच्चों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से ये भी एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहलाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड में अगर फिजन होता भी है तो वो होमोलाइटिक ही कहलाता है, अगर पोलर में होगा तो वो हेटेरोलाइटिक होगा। ये इंटर क्लास के अंदर टॉपिक है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, चलिए, क्योंकि टॉपिक हम क्लियर कर ही रहे ना उसका, ले रहे हैं। ये क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, CH4 नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर नॉन पोलर कंपाउंड की क्लेवेज होती भी है कहीं से भी, तो क्या बनता है बच्चों, तब भी वो होमोलाइटिक फिजन ही कहलाता है, होमोलाइटिक फिजन कहलाता है, सही है। और अगर हमारे पास क्या हो, एक पोलर कंपाउंड हो, ये देखिएगा पोलर कंपाउंड कैसा होगा, ये देखिए आ गया पोलर कंपाउंड, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया, तो अब ये जो क्लेवेज होगी बच्चों, ये कहलाएगी हेट्रोलाइटिक फिजन। और हेट्रोलाइटिक फिजन जब भी होता है तो हमें एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, सही है। ये हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन फिर माइनस बन के निकल जाएगा, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, सही है। और जो हमारे पास कार्बन होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो ये मामला होता है इसमें, हेट्रोलाइटिक फिजन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जो जनरेशन होती है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लेवल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, न्यूक्लियस नहीं, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन लेवल, जिसके पास न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये बात थी हमारे पास इंटर क्लास की लेवल की, इसलिए मैंने बता दी, इससे सेम बोर्ड का कोई मैट्रिक क्लास का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, सो अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपको दिखा दिया, कार्बन के पास जो है बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, और क्लोरीन भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से क्या होगा, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ उसको, CH3Cl की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, CH3 और Cl, उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाय प्रोडक्ट में मिलता है हमें। तो ये पहला हो गया हमारे पास स्टेप। ये जब हमने मीथेन का रिएक्शन कराया क्लोरीन गैस के साथ, उसने क्या दिया हमें, उसने हमें मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया। अब क्या होता है बच्चों, चेन रिएक्शन होता है, ये चेन रिएक्शन होता है। इस चेन रिएक्शन के अंदर जो है हम तब तक रिएक्शन करते रहेंगे जब तक हाइड्रोजन जो है वो खत्म ना हो जाए कार्बन के साथ। ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे ना तीन, जब तक ये तीनों खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक रिएक्शन चलता ही रहेगा। तो सेकंड स्टेप में भी इसी चीज को लेके आते हैं। ये आ गया हमारे पास, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा अब मैं, ये समझ आ गई ये बात क्या हो रहा है। CH3Cl प्लस दोबारा क्लोरीन गैस, वही सेम रिएक्टेड, वही सेम आपके पास जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, कैटालिस्ट, यूवी लाइट, सही है ना। और फिर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, CH2Cl2 प्लस HCl। आ रही है बात समझ में। एक और हाइड्रोजन निकला होगा, एक और क्लोरीन गया होगा, तो CH2 बच गया, एक हाइड्रोजन निकला तो CH2 बच गया, और दो बॉन्ड बचे हुए कार्बन के, तो Cl2 भी हो गया। इस तरह से मैं इसका स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ, बच्चे जो है वो नहीं समझ पाते इन बातों को। तो ये H, ये Cl, ये H, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ही कटेगा। दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स थे, एक क्लोरीन ने इससे रिएक्शन बना लिया और एक क्लोरीन ने कार्बन से रिएक्शन कर लिया, तो ये बन गया CH2, यहाँ पे Cl लग जाएगा, Cl2,
और ये HCl बाहर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो घिचड़ विचड़ हुआ है, कचरा हुआ है इसका, तो समझ जाइएगा। वैसे ऊपर जो समझाया था बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है, ये कोई इसमें नई चीज़ नहीं बताई है मैंने। तो आता हूँ मैं नीचे। अब क्या करते हैं, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेन रिएक्शन होता है, जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा तब तक रिएक्शन चलता रहेगा। तो दोबारा से CH2 Cl2 प्लस क्लोरीन गैस, फिर से वही यूवी लाइट, और क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा और ये बचेगा CH प्लस HCl। ठीक है, CH प्लस HCl, ये ऐसे ही। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इस एक पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। सही है, इसका नाम क्या था, डाइक्लोरोमीथेन, और इसका नाम क्या था, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन भी हो सकता था। सही है, चलिए अब आखिरी, अच्छा इसका जो यूनिक नाम है, मतलब जो कमर्शियल नेम है, वो कमर्शियल नेम क्या होता है बच्चों, इसका कमर्शियल नेम होता है क्लोरोफॉर्म। एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म हम अक्सर देखते हैं और ड्रामा सीरियल्स में, CID वगैरह में, कि वो रुमाल में लेते हैं और किसी के मुंह पे रख देते हैं और बेहोश हो जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है बेहोश करने के लिए। चाहिए, और मैंने आपको दिखाया किस तरीके से बन रहा है वो। अब आखिरी स्टेप रहता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन और रह गया इसमें, तो हाइड्रोजन भी निकालना है, Cl3 प्लस Cl2, फिर से यूवी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन जो है वो होगा। और यूवी लाइट मैंने आपको बता दिया कहाँ से आएगी, ये आर्टिफिशियल यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, डायरेक्ट सूरज की रोशनी में रिएक्शन नहीं करवाए जाते। ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा बच्चों, निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक हैलोजन एटम से, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो यहाँ पर CH नहीं CCl4 प्लस HCl। ठीक आ गया समझ, CH3 था, CHCl3 था, तो Cl4 हो जाएगा, या क्लोरीन ऐड होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और HCl बनेगा। तो ये CCl4 बन गया बच्चों, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, या टेट्राक्लोरोमीथेन भी नाम है इसका, जो कि एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। सही है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है। वैसे तो है कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, लेकिन फिर भी एक सॉल्वेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी भी एक हेलोजन एटम से, और ये एल्केन के अंदर ही हमें देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा बेंजीन में भी होगा, लेकिन अभी एल्केन के अंदर होगा। सही है, आगे चलता हूँ। आखिरी रिएक्शन है हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। बल्कि एक चीज और बता दूं मैं आपको पहले इसमें, फिर उसके बाद आ सकते हैं। अच्छा तो बच्चों का एमसीक्यू में कई बार आया था रेट ऑफ रिएक्टिविटी, कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी जो है वो कौन से हेलोजन के साथ ज्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी के लिए बच्चों ये आप लिस्ट याद रखें, ये काम आएगी। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की रिएक्टिविटी से, क्लोरीन की जो है वो ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की जो है वो आयोडीन से। तो ये रेट ऑफ रिएक्टिविटी का बच्चों एक चक्कर होता है, अक्सर स्कूल में आता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो रिएक्शन करेगा और फास्ट रिएक्शन करेगा अल्केन के साथ। तो सबसे ज्यादा फास्ट फ्लोरीन करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अच्छा, फ्लोरीन का रिएक्शन और आयोडीन का रिएक्शन नहीं करवाते हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत कम रिएक्शन होते हैं इनके, बिकॉज इनके रिएक्शन, तो फ्लोरीन का रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है, फ्लोरीन बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और आयोडीन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत आहिस्ता रिएक्शन करता है। इससे स्लो रिएक्शन होगा इसलिए नहीं लेंगे, इससे फास्ट रिएक्शन होगा इसलिए नहीं लेंगे। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के दरमियान जो है वो एक रखा जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने भी क्लोरीन का ही करवाया। क्लोरीन जो है वो रिएक्शन करता है, एक एवरेज रिएक्शन होता है इसका, स्पीड रिएक्शन होता है यूवी लाइट के अंदर। सही है, ओके। तो बी हमारा रिएक्शन है बच्चों कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, कंबस्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी मॉलिक्यूल का जलना कंबस्शन कहलाता है।
सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को कंबस्शन कहते हैं। पेट्रोल का जलना आपकी गाड़ी के अंदर है, बाइक के अंदर, ये भी जो है वो कंबस्शन रिएक्शन की मिसाल है। घर में मीथेन का जलना, सुई गैस का जलना, ये भी कंबस्शन रिएक्शन की मिसाल है। जंगलों का जलना, ये भी कंबस्शन रिएक्शन की मिसाल है। तो बहुत सारी मिसालें हैं कंबस्शन रिएक्शन की, जिसमें एयर मौजूद हो, हवा की मौजूदगी में रिएक्शन हो तो वो कंबस्शन होगी। अगर मैं यहाँ पर खड़े खड़े किसी पर्चे को भी जलाता हूँ, किसी भी कागज को जला देता हूँ, तो वो भी एक कंबस्शन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा बच्चों, हमने मीथेन की मिसाल ली है। यहाँ पे हमारे पास मीथेन है, CH4 जब भी क्या होगा बच्चों, जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। है ये मैं किस में क्वेश्चन की तरह लिखता हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूल है। तो CH4 जब भी जलेगा बच्चों ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो क्या बनाएगा, याद रखेंगे, हम हमेशा याद रखेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब भी जलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब भी जलते हैं तो दो चीजों की फॉर्मेशन करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और दूसरा वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। बस ये आपको याद रखना है, ये हमेशा के लिए बात याद रख लें कि जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जलेंगे, हीट होंगे जब भी वो, तो दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, और वो हमारे पास क्या है बच्चों, और वो हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है। तो ये वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में रिलीज हो रही होती है। तो ये चीज बच्चों क्या है, ये चीज कहलाता है हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, अब कंबस्शन के अंदर ना दो तरह की कंबस्शन होती है। अच्छा, इससे पहले कंबस्शन, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अल्केन कंबस्ट हो सकते हैं, जल सकते हैं, इसीलिए इनकी बहुत वाइड रेंज है इस्तेमालात की, इनको बहुत यूज किया जाता है। एक हमारे पास अल्केन्स इस्तेमाल होते हैं एज फ्यूल, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम इसको। ठीक है, हमारे लाइटरों के अंदर जो हमारे पास लाइटर होते हैं, सिगरेट के जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो लाइटर, उसके अंदर बच्चों हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसमें ब्यूटेन गैस होती है। सही है, घर में हमारे कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। तो ये जो है वो फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं हमारे अल्केन, क्योंकि जल सकते हैं। ये जो चीज जल सकती होगी वो हमें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे इस्तेमाल होंगे उसके, वाइड रेंज होगी उसकी इस्तेमाल आपकी। ऑक्टेन लाइक पेट्रोल, ये भी है। सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी भी होती है हमारे पास। सही है, तो सारे क्या आ गए बच्चों, ये हमारे पास फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए, फ्यूल एज अ फ्यूल हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, जो मीथेन है वो जो है उससे सीएनजी बन सकती है, जो ऑटो उसमें इस्तेमाल करते हैं, रक्षों वगैरह में। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन से बनती है, और ब्यूटेन से जो है वो एलपीजी बनती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, तो ये आपको याद होनी चाहिए कुछ बातें। लिक्विड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन से बनती है, जो कि हमारे पास सिलेंडर्स में भरी जाती है, और मीथेन जो है वो कंप्रेस की जाती है नेचुरल गैस, और उसको रक्षों में भी चलाया जाता है। क्योंकि रक्षों में इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतना बड़ा पाइप कहाँ से लाएंगे कि मीटर से पाइप लगे और वो रक्षे के अंदर जाए, रक्षा पूरा सखर में घूमे, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को लेते हैं, जिसको कंप्रेस किया जाता है उस गैस को। सही है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें और बात भी थी जो मैंने उस वक्त नहीं डिस्कस की, वो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में, आप इसको मेंशन कर लें कि जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं C1 से C4 तक, वो सारे क्या होते हैं बच्चों, गैसेस होते हैं, ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक है, C5 से C17 तक वो सब लिक्विड्स होते हैं, ये भी मेंशन कर लें। और C18 से C40 तक ये सब जो है वो सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड भी कैसे, वैक्सी सॉलिड होते हैं। ठीक है ना, वैक्स होता है, मोमबत्ती होती है, इस तरह के सॉलिड होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ आई होंगी। हमने जो भी लिखा टू बी डिस्कस में, हमने सबको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।